काशी की गलियां सुबह की पहली रोशनी में जाग रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी ऊर्जा थी। हवा में लोबान और अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी और कहीं दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। दुकान वाले अपनी अपनी दुकान लगा रहे थे और पंडित घाट की तरफ जा रहे थे। इस माहौल में ड्रैकुला और अनीता काशी की गलियों में भटक रहे थे। दिन के उजाले में यकीन नहीं आ रहा कि ये वही जगह है जहां इतना कुछ हुआ था। तुम्हें टॉर्चर किया गया। रोड के सोल्जर्स ने रात को पूरे सिटी पर अटैक किया। मेरा सामना एक शेप शिफ्टिंग स्नेक यानी उस पदम सिंह से हुआ और फिर तुम्हें रेस्क्यू करने के बाद मैं खुद रोड के ट्रैप में फंस गया। इतना सब कुछ हुआ था उस रात, लेकिन आज देखो ये सिटी तो ऐसी लग रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। काशी ऐसा ही है। हर कोना, हर गली एक कहानी सुनाता है। कहते हैं ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है जो आज भी जिंदा है, जहां आज भी लोग रहते हैं और सिर्फ रहते नहीं हैं, जिंदा दिली से रहते हैं। 11th सेंचुरी में मोहम्मद गजनवी ने पूरी काशी को लूटा, मगर काशी तब भी जिंदा रही। 12th सेंचुरी में मोहम्मद घोरी ने काशी के मंदिरों को तोड़ा, मगर काशी की हवा में घंटियां तब भी बजती रही। 17th सेंचुरी में औरंगजेब ने यहाँ बहुत खून बहाया, लेकिन काशी की नसों में खून आज भी उसी तरह दौड़ रहा है जैसे आज से हजारों साल पहले दौड़ता था। ये सिर्फ शहर नहीं है व्लाद, ये एक सभ्यता है। काशी इज नॉट जस्ट अ सिटी, इट्स अ सिविलाइजेशन। इस शहर को महसूस करके देखना, इस शहर से तुम्हें प्यार हो जाएगा। एनीवे, चलो लोगों से बात करते हैं, शायद हमें जो चाहिए उसका क्लू मिल जाए। अनीता ने अपने कदम तेज किए और एक छोटी सी दुकान के पास रुक गई। नमस्ते काका, मुझे एक जगह की तलाश है, क्या आप मदद कर सकते हैं? कौन सी जगह बिटिया? कोई ऐसी जगह जहाँ कभी कवि मिले थे, शायरी और सोच विचार की बातें होती थी। कवि? अरे बिटिया, हम तो बस यहाँ सब्जी और मसाले बेचते हैं, आप किसी और से पूछिए। उस दुकान वाले ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। अनीता मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा थी। अनीता अगली गली में घुसी, जहां एक औरत अपने घर के सामने रंगोली बना रही थी। नमस्ते दीदी, एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो। मुझे एक पुरानी जगह की तलाश है जहाँ कभी कभी मिलते थे, बैठक होती थी, क्या आपको कुछ पता है? कवि? यहाँ तो सब अपने काम में लगे रहते हैं, आप पंडित जी लोगों से पूछो, वो शायद जाने। वो लोग करते हैं ये लिखने पढ़ने वाला काम। जी धन्यवाद। अनीता उनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ गई। उसकी आंखों में अब एक हल्का सा डाउट आ रहा था। अनीता, क्या हुआ? तुम थोड़ा परेशान लग रही हो। मुझे लगा था कि यहाँ के लोग ज्यादा जानकारी रखते होंगे, लेकिन अब तक तो किसी ने कुछ नहीं बताया। कोई ना कोई जरूर जानता होगा। तुम्हारा तरीका काम करेगा, बस टाइम लगेगा। और वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अनीता ने ड्रैकुला की बात सुनी और एक और दुकान के पास रुक गई। राम राम भैया। राम राम बहन, बताइए क्या लेंगी? सादा पान बनाऊं या मीठा पान? धन्यवाद भैया, पान मैं फिर कभी खाऊंगी। अभी तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मुझे ना एक जगह की तलाश है, क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ कभी कवि मिले थे? सुना तो है मैंने, एक जगह है कबीर चौरा के पास। सुना है पहले वहाँ कवि लोग बैठकर दिन भर कविता गाते सुनाते थे, पर मैं कभी गया नहीं। कबीर चौरा? यहाँ से किधर पड़ेगा वो? ये गली सीधी ले लीजिए, फिर तीसरी गली के बाद एक चौराहा मिलेगा, वहीं से थोड़ा आगे जाके पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अरे शुक्रिया वाली क्या बात है बहन, बस एक पान ले लेना कभी वापस आए तो। जी बिल्कुल। पान वाले के बताए रास्ते पर अनीता और ड्रैकुला आगे बढ़ गए। अनीता के चेहरे पर उम्मीद वापस लौट आई थी और ड्रैकुला इस बात को नोटिस कर चुका था। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी अप्रोच जरूर काम करेगी। अच्छा, और ये तुम्हें कैसे पता था? आई डोंट नो, बस पता था। आई नो कैसे? मिस्टर व्लाद,
मेरे साथ रहते रहते लगता है कि तुम मुझे मुझसे बेटर जानने लगे हो। क्यों? नो एक्चुअली। ओह माय गॉड, काउंट ड्रैकुला इज स्टैमरिंग। इस बार ड्रैकुला चुप रहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर गया था, लेकिन अनीता अभी उसको छोड़ने के मूड में नहीं थी। क्या हुआ व्लाद जी, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, वो मैं बस कुछ सोच रहा था। ड्रैकुला की आवाज से अनीता समझ गई कि वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा है, इसीलिए अनीता ने टॉपिक चेंज कर दिया। वैसे तुमने अभी तक मेरे बहुत से क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है। कौन से क्वेश्चंस? यही कि तुम रूट के केज के बाहर कैसे निकले, और दूसरा लगता है हम पहुंच गए। अनीता के बात पूरी करने से पहले ही वो दोनों उस जगह पर पहुंच चुके थे। तो यही है कबीर चौरा। अब इस जगह में वो जगह कौन सी है जिसकी हमें तलाश है? व्लाद, क्या तुम्हें कुछ अजीब दिख रहा है? हाँ, यहाँ कुछ अजीब सी एनर्जीज तो है, लेकिन मुझे कुछ अजीब दिख नहीं रहा है। तभी बांसुरी की धुन ने अनीता का ध्यान खींचा। उसने देखा कि एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। उसके आसपास पुराने कागज से बिखरे हुए थे। व्लाद, वो देखो, वो कोई कवि लग रहा है। चलो उससे बात करते हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो कवि है? बस लग रहा है। चलो ना, पूछने में क्या जाता है। अनीता ड्रैकुला को लगभग खींचते हुए उस आदमी के पास जा पहुंची। नमस्ते बाबा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? एक बैल घास में छुपी है पत्थर के पीछे, एक सच हवा में उड़ता है पर मिट्टी के नीचे। क्रिप्टिक, क्या ये भी हमें कोई क्लू दे रहा है? क्या पता, हो सकता है कि ऐसे ही बड़बड़ा रहा हो। मैं फिर से पूछ कर देखती हूँ। बाबा, क्या यहाँ कोई कवि? इससे पहले कि अनीता अपना सवाल पूरा करती, उस आदमी ने अनीता का हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया। एक बैल घास में छुपी है पत्थर के पीछे, एक सच हवा में उड़ता है पर मिट्टी के नीचे। ये तो बार बार एक ही लाइन बोल रहा है। लगता है कोई मेंटल केस है। नहीं, तुम सही थे। इसके वर्ड्स में कुछ मिस्ट्री है। लेट मी सी। बेल घास में छुपी है पत्थर के पीछे। शायद ये किसी जगह की बात कर रहे हैं जो छुपी हुई है, एक ऐसे कोने में जो आसानी से दिखाई नहीं देता। और एक सच हवा में उड़ता है पर मिट्टी के नीचे का मतलब हो सकता है कि उस जगह का असली राज सिर्फ ध्यान से देखने पर ही समझ आएगा। शायद वो जगह उजाड़ है, लेकिन अंदर कुछ गहरा राज छुपा हुआ है। जैसे ही अनीता ने अपनी बात खत्म की, वो आदमी फिर से चिल्लाया। पूरब की धड़कन में एक दीवारों का साथ है, जहां हवा रुकती है वहां खुदाई का राज है। अनादर क्लू? रुको, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करती हूँ। पूरब की धड़कन से वो हमें ईस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। एक दीवारों का साथ मतलब एक पुरानी बिल्डिंग, क्योंकि दीवारों का साथ का मतलब 4 दीवारी ही होगा। और जहाँ हवा रुकती है का मतलब हो सकता है कि एक ऐसी जगह जो शांत हो, यहाँ तक कि जहाँ पर टाइम भी जैसे रुक गया हो। वो कहते हैं ना कि जहाँ तो कभी बैठ जाए वहाँ समय भी रुक जाता है। तो मतलब हमें ईस्ट में कोई हाउस देखना है। हाँ, लग तो वही रहा। दोनों जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए, उस आदमी ने फिर तेज आवाज में एक शेर दोहा सुना दिया। छुपा है राज गहरे गिरती दीवारों की गहराई में, कहानियां दर्द की बसती है उस घर की ऊंचाई में। अब ये क्या है? शायद एक वार्निंग, हमें वहाँ जाने से रोकने के लिए। जैसे कि मैं डर जाऊंगा। चलो अनीता, हमें जल्द से जल्द इस रिडल को सॉल्व करना है। लेट्स गो। ड्रैकुला और अनीता पूरब दिशा में बढ़ गए और वो आदमी फिर से बांसुरी बजाने लगा। कबीर चौरा के पूरब में एक वीरान और पुरानी हवेली उनका इंतजार कर रही थी। टूटी खिड़कियां और बेलों से घिरी दीवारें एक मनहूसियत भरी खामोशी की कहानी कह रही थी। तो ये है वो जगह, काफी डरावनी है। यहाँ आग लगाई गई है। तुम्हें कैसे पता? इसकी खिड़कियों को देखो, ये काला रंग नहीं, कोयला है। आग लगने से लकड़ी जलकर कोयले जैसी हो गई है। यहाँ आखिर हुआ क्या था? पता नहीं, पर अंदर जाकर जरूर पता चल जाएगा। चलो अनीता।
और इसी खामोशी के बीच ड्रैकुला और अनीता ने उस हवेली के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। जहां न जाने कौन सा राज छुपा था, उधर काशी से काफी दूर एक आदमी न जाने कहां चलते ही जा रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर खून की मोटी परत जमी हुई थी। वो बस चलता ही जा रहा था कि तभी उसे सामने से आते एक व्यापारी ने देख लिया। अरे कौन हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? उस व्यापारी को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। वो घायल आदमी उसकी ओर वैसे ही लपका जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर लपकता है। अरे क्या क्या करे? नहीं नहीं अनीता और ड्रैकुला एक पहेली का पीछा करते करते काशी के कबीर चौरा के पास बनी एक सुनसान हवेली में घुस चुके थे। व्लाद, मुझे तो ये जगह बहुत अजीब लग रही है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहे हैं? रिस्क लेना तो तुम्हारी आदत है अनीता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा हम यहाँ क्या ढूंढने आए हैं। पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन वो अघोरी हमें यहाँ लाना चाहता था, तो इसका सीधा सा मतलब है यहाँ हमारा सामना किसी न किसी खतरे से जरूर होगा। मुझे डर इस बात का नहीं है कि मेरे सामने कौन सा खतरा आएगा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। ओह गॉड, उफ, ओके ओके, वो सिर्फ एक क्रो था। वैसे तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी हैं मिस्टर व्लाद? बोलो। वो मैं एक बार फिर ड्रैकुला बोलते बोलते रुक गया, मगर अनीता इस बार उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। नाना, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, बताओ मुझे, बताओ। वो तुम पूछ रही थी ना कि मैं रोड के ट्रैप से बाहर कैसे निकला था। ड्रैकुला ने बात घुमाने की कोशिश की, मगर अनीता इसको समझ गई। वेरी स्मार्ट। तो मिस्टर व्लाद अब बात घुमाना की सीख गए। ऐसे करोगे तो तुम्हें मॉन्स्टर कौन मानेगा? ये स्मेल जैसे सड़ते हुए मांस और जलती हुई लकड़ी की बू एक साथ हो। क्या लगता है यहाँ पहले क्या होता था? आई डोंट नो, ये किसी पुराने यज्ञ स्थल की स्मेल हो सकती है या किसी भयानक घटना की निशानी। जो भी हो, यहाँ कुछ अच्छा नहीं हुआ। वो आवाज तुमने सुना? हाँ, कोई यहाँ है या कुछ। हाँ, चलो देखते हैं। इधर ड्रैकुला और अनीता हवेली के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। उधर ओमकार एक लंबी नींद के बाद अब जग रहा था। सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था। ओमकार ने जैसे ही आंखें खोली, उसे इस बात का एहसास हो गया। अरे नहीं, लगता है मैं देर तक सोता रह गया। अब मुझे जल्द से जल्द अपने सफर पर आगे निकलना होगा। अरे मेरी तलवार कहाँ गई? कहीं मचान से नीचे तो नहीं फिर गिर गई? मुझे देखना चाहिए। ओमकार रस्सी के सहारे नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। यहां तो कहीं नहीं दिख रही। अगर मचान से नीचे गिरती तो यहीं कहीं होती। कुछ हो गया है क्या ओमकारा? अरे गोवर्धन, तुम? हाँ, वो मेरी तलवार नहीं मिल रही। क्या तुमने? तुम्हारी तलवार मेरे पास है। भगवान का शुक्र है। क्या तुम मेरी तलवार ला दोगे? क्यों, तुम कहीं जा रहे हो क्या? अच्छा, जाने से पहले एक काम करो, तुम्हारे पास जो संदेश है वो मुझे दे दो। संदेश? कौन सा संदेश? मैं तो बस एक मुसाफिर हूं। ओमकार को ध्यान ही नहीं रहा कि उसने गोवर्धन को अपने बारे में क्या कहानी सुनाई थी, और जैसे गोवर्धन उसकी इसी गलती का इंतजार कर रहा था। इतनी जल्दी भूल गए ओमकार? वैसे तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम कोई दूत नहीं बल्कि एक जासूस हो। मुझे पहले से तुम पे शक था। काशी नरेश ने तो बहुत पहले साफ कर दिया था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ेगा, फिर वो भला किसी को संदेश क्यों भेजेगा? फिर भी मैंने इंतजार किया ताकि तुम्हारी असलियत जान सकूं।
और कल रात जब मैंने उस गद्दार, उस अंग्रेजों के पिल्ले को मारा, तब तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। एक गद्दार की मौत देखकर कोई देशभक्त बुरा नहीं महसूस कर सकता है। तुम्हारी बेचैनी ने मेरा शक और गहरा कर दिया था। मैं इंसानियत में विश्वास रखता हूँ गोवर्धन। सिर्फ इसलिए कि मैं मौत को देखकर बेचैन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने देश से वफादार नहीं हूं। इंसानियत ये जंग है ओमकार। यहां इंसानियत की जगह नहीं है। जो इंसानियत के लिए सोचता है वो अपना देश कभी आजाद नहीं करवाता। ओमकार ने बोलते बोलते अपने चारों तरफ देखा। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उस पर कई जोड़ी आंखें नजर रख रही थी। तुम्हारी सोच गलत है गोवर्धन। तुम्हारी देशभक्ति का तरीका सब पर लागू नहीं होता है। तुम चाहते तो उसे माफ भी कर सकते थे। हो सकता है वो दोबारा कभी अंग्रेजों की गुलामी करने के पहले 100 बार सोचता। माफ कर देता। इतिहास से ना सीखने वाले अक्सर इतिहास को दोहराते हैं ओमकार। तुम जानते हो ओमकार, महाराज पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार गौरी को माफ किया था, और अंत में क्या हुआ? उनके साथ साथ पूरे भारत ने सब कुछ खोया, राज्य, सम्मान और अपने लोग। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते कि दुश्मन पर दया दिखाना अपनी हार की पहली सीढ़ी है? मैं तुमसे सहमत नहीं हूं गोवर्धन। पृथ्वीराज की कहानी आज भी लोगों के दिल में जिंदा है, और वो एक अमर योद्धा के रूप में याद किया जाता है। घोरी एक जालिम के रूप में याद किया जाता है। तुम्हारे तरीके से हम जीत कर भी अपना सब कुछ खो देंगे। ये दुनिया सिर्फ विजेता को प्रणाम करते हैं। हारने वाले की कहानी सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है, और कहानियां बस सुनने में अच्छी लगती है। अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, उनका डरना जरूरी है, उनके दिल में डर बिठाना जरूरी है। लेकिन तुम उन्हें डराने के लिए खुद एक राक्षस बन गए हो। तुम्हारे इन कर्मों के भूत तुम्हें हमेशा सताएंगे। तुमने अपनी इंसानियत खो दी है गोवर्धन। इंसानियत की बात करते हो ओमकार? अगर तुम यहां हार गए तो क्या बचा रहेगा? तुम्हारे उसूल तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। अंग्रेज तुम्हें कुचल कर चले जाएंगे। हो सकता है शायद हम हार जाएं, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा के साथ सच्चे रहे तो फिर हम वापस लड़ने का हौसला रख पाएंगे। लेकिन तुम अपनी ही इंसानियत का गला घोंट चुके हो। अगर तुम हारे तो तुम्हारे पास लौटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ओमकार की वो बात सुनकर गोवर्धन थोड़ा रुक गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए बोलना शुरू किया। ओमकार, यह दुनिया हमेशा मजबूत लोगों को याद रखती है। तुम्हारी बातों से मैं इतना तो समझ गया हूं कि तुम कोई जासूस नहीं हो। मैं अब तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारी तलवार तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन मेरी ये बात याद रखना, इंसानियत उस पर दिखाओ जो इंसानियत के काबिल हो। वो देश से, अपने लोगों से, अपनी संस्कृति से धोखा करे, गद्दारी करे, वो इंसानियत के लायक नहीं होता है। मैं जानता हूं मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि असली शक्ति दया और धैर्य में है। ओमकार ने देखा कि गोवर्धन ने अपने हाथों से एक इशारा किया और उसकी ओर ताने हुए सारे धनुष बाण नीचे हो गए। ओमकार की तलवार लाओ। एक बागी दौड़ते हुए ओमकार की तलवार लेकर आया और उसने वो गोवर्धन के हाथों में पकड़ा दी। ये लो ओमकार, लेकिन जाने से पहले सच तो बता दो कि तुम आखिर हो कौन और कहां जा रहे हो। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मेरा नाम ओमकार ही है और मैं एक तलाश पर निकला हूं। तलाश? कैसी तलाश? पता नहीं, बस इतना पता है कि मुझे एक ऐसी जगह की तलाश है जहां पत्थर भी प्रेम की कहानी कहते हैं। ओमकार की बात सुनते ही गोवर्धन की आंखें चौड़ी हो गई। ओमकार ने ये देखा और उसे ये समझते देर नहीं लगी कि गोवर्धन को इस बारे में कुछ पता है। क्या तुम जानते हो ऐसी किसी जगह के बारे में? पत्थर भी प्रेम कहानी कहते हैं। कौन सी जगह? कहां है ये जगह? ऐसी तो एक ही जगह हो सकती है। तुम इसी रास्ते पर चलते जाना। एक दिन के सफर के बाद तुम्हें वो जगह दिख जाएगी, और अगर भटक जाओ तो किसी से भी पूछ लेना कि वीर लोरिक के प्रेम की निशानी कहां मिलेगी। वीर लोरिक? अपने जहन में वीर लोरिक का नाम लेकर ओमकार वहां से आगे बढ़ चला। उधर काशी में अनीता और ड्रैकुला अभी भी हवेली के रहस्य को समझने की कोशिश में लगे हुए थे।
ओह, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या है ये भूता हवेली की सिग्निफिकेंस? सारी हवेली छान मारी मगर कुछ भी नहीं मिला। लगता है हम गलत जगह आ गए। शायद मैंने उस संस्कृत श्लोक का गलत इंटरप्रिटेशन किया है, या फिर उस पेड़ के नीचे बैठे हुए उस पागल कवि की बातों को इस पहेली से जोड़कर गलती कर दी। व्लाद, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। हम यहाँ बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अनीता बुरी तरह फ्रस्ट्रेट थी क्योंकि 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे वो ये जान पाए कि अघोरनाथ ने उनको पहेली के जरिए यहाँ आने को क्यों कहा था। नहीं अनीता, मेरी गट फीलिंग कहती है कि तुम्हारी इंटरप्रिटेशन गलत नहीं थी। ना जाने क्यों मुझे यहाँ कुछ तो गड़बड़ फील हो रही है। शायद हमें और ध्यान से देखना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि ये गलत जगह है, यहाँ कुछ भी नहीं है। उफ, वो क्या है? क्या क्या है? अनीता की नजरें ड्रैकुला के पीछे वाली दीवार पर टिकी हुई थी। उसने हाथ उठाकर उंगली से उस दिशा में इशारा किया, जिसे देखकर ड्रैकुला तुरंत पलटा। क्या है यहाँ? कुछ भी तो नहीं है। ध्यान से देखो, वहाँ दीवार पर लगी राख की कालिक के बीच में हल्की सी रोशनी दिख रही है, जैसे कि कोई जलती हुई लकड़ी। हाँ, बहुत हल्की सी चिंगारी जैसी दिख रही है, पर उसमें हैरानी वाली क्या बात है? व्लाद, तुम इतना इंटेलिजेंट होकर ऐसी बात कर रहे हो? क्या डेटल में तुम्हारी सुपरनेचुरल पावर्स के साथ साथ तुम्हारी इंटेलिजेंस भी सोने चली जाती है क्या? ये हवेली ऑलरेडी जली हुई है, वो भी ना जाने कब से। तो फिर ये लकड़ी की दीवार अभी तक कैसे सुलग रही है? बोलते बोलते अनीता आगे बढ़ी और उसने उस दीवार पर लगी राख को एक कपड़े से झाड़ना शुरू कर दिया। अनीता ने अभी थोड़ी सी ही राख हटाई थी कि तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या?